दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक की प्रश्नोत्तरी। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्थल रूप एवं उनका विकास। और इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों मैं आपको 50+ क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, निम्न में से अपरदनात्मक भू आकृति है, यानी दोस्तों ये जो आप सभी आकृतियाँ देख रहे हैं ये नदियों निर्मित क्या है, स्थलाकृतियाँ हैं। इनमें से आपको नदी के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति का नाम बताना है। नदी दोस्तों दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। एक होती है उसे हम बोलते हैं अपरदनात्मक, और दूसरी होती है वो निक्षेपण से बनती है, वो स्थलाकृतियाँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे नदियों के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का नाम बताना है। इन चारों में से कौन सी है? तो दोस्तों घाटियाँ हैं वो क्या है, नदियों के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। अगर हम बात करें बाढ़ के मैदान की, डेल्टा की, जलोढ़ पंख की, तो ये सभी क्या हैं, नदी के निक्षेपण से निर्मित क्या है, स्थलाकृतियाँ हैं। दोस्तों दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक प्रक्रिया से अधिक प्रभावी होती है? तो दोस्तों ऐसा कौन से क्षेत्र में होता है? तो दोस्तों चुनापत्र क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, रासायनिक अपक्षय है वो क्या होता है, यांत्रिक प्रक्रिया की तुलना में क्या है, अधिक प्रभावी होता है या अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मध्य अवस्था में घाटी के किनारों का शरण होता है। तो दोस्तों मध्य अवस्था में घाटी के किनारों का शरण है वो पार्श्विक क्षरण होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहते पानी के कारण क्या होता है? बहते पानी के कारण अपरदन होता है, निक्षेपण होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि कोई भी पहाड़ है उससे जब नदियों का उद्गम होता है तो वो क्या करती है, पहाड़ों का जब ढालों से नीचे आती है तो वो क्या करती है, अपरदन करती है। और वह अंततः जाके क्या है, अपने जब ये समुद्रों में गिरती है तो मुहाना बनाती है, और वहाँ पर क्या है, डेल्टा के रूप में क्या है, इस मिट्टी कंकड़ पत्थर का क्या निक्षेपण कर देती है। तो दोस्तों ये सारा काम है वो बहते जल से हुआ है, तो हम इसे कह सकते हैं कि बहता जल है, उसके कारण अपरदन भी होता है, निक्षेपण भी होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन दोनों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कि प्राकृतिक लीव और पॉइंट बार का एक निक्षेपण स्थल रूप है, यानी जो प्राकृतिक लीव है और पॉइंट बार है वो किसके निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप हैं? तो दोस्तों प्राकृतिक लीव जिसे हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं और पॉइंट बार क्या है, दोनों ही नदियों के निक्षेपण से निर्मित क्या है, स्थलाकृति हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण स्थलाकृतियाँ इनके द्वारा बनती है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम बात करें रोसमुटाने की, एस्कर की, यू आकार की घाटी, तो ये सभी क्या हैं, तीनों, ये दोनों और ये एक, तीनों ही क्या है, अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। और किसकी, ईमानी निर्मित क्या है, अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। अगर हम बात करें ईमानी धोत मैदान की, तो ये क्या है, ईमानी द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थलाकृति। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ड्रेमलिन के बारे में क्या सत्य है, यानी दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि ड्रेमलिन क्या होता है। तो दोस्तों ड्रेमलिन में आपको बता दूं कि जो ईमानी क्षेत्र है उनमें एक स्थलाकृति बनती है। और दोस्तों तो आपको पता ही चला गया होगा, ईमानी क्षेत्र में उल्टी नाव की आकार की जो स्थलाकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रेमलिन कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? दोस्तों लटकती घाटियाँ हैं वो ईमानी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी जब मुख्य जो नदी है वो अपनी घाटी का निर्माण करती है और इधर एक आप समझ लीजिए पहाड़ है और वहाँ से इसकी सहायक नदी का उद्गम हो रहा है, तो वो भी घाटी का निर्माण करेगी। और वह क्या है, मुख्य नदी में आके जब है उसकी घाटी है वो आएगी। तो ये क्या है, हिमालय क्षेत्रों में क्या है, जो सहायक नदी है यानी ये वाली सहायक नदी है, तो इसकी जो घाटी है वो हमें लटकती हुई दिखाई देती है। इसी कारण हम इनको क्या कहते हैं, लटकती घाटियाँ। और लटकती घाटियाँ हमें कहाँ देखने को मिलती है, हिमालय क्षेत्रों में। तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैंड कैनियन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, यानी किस नदी के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ग्रैंड कैनियन का निर्माण है वो कोलोराडो नदी के द्वारा किया गया है। और कोलोराडो नदी है वो यूएसए में है, यानी अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, आपको बात याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि नदी का वेग यानी स्पीड है वो दुगना कर दिया जाए तो उसकी भार वहन की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी? तो दोस्तों उसकी भार वहन की क्षमता है वो 64 गुना बढ़ जाएगी यदि हम नदी का वेग कितना कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन 64 गुनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब समुद्री तट बिल्कुल खड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी दोस्तों ये आप समझ लीजिए, ये क्या है, समुद्र क्षेत्र है कोई, और यहाँ पे क्या है इसका तट, और ये तट बिल्कुल क्या है, खड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे समुद्री क्लिफ। और क्लिफ को हिंदी में क्या कहते हैं, भृंगु। ठीक है दोस्तों, जब समुद्री तट क्या है बिल्कुल खड़ा हो तो उसे हम समुद्री क्लिफ या भृंगु कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि रोधिका के दोनों छोर स्थल से जुड़ जाते हैं तो बीच में घिरे समुद्री जल से खारे जल की एक झील बन जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, यानी जो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, इधर वाला ये क्या है, सब स्थल भाग है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इधर वाला तो ये क्या है, ये क्या है, जलीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि जब नदियों में क्या है, जब समुद्रों में क्या होता है दोस्तों, अपरदन के द्वारा निक्षेपण के द्वारा क्या है, रोधिकाओं का निर्माण होता है। और ये कह रहा है जब रोधिका है इस भाग को ऐसे क्या है रोक लेती है, तो दोस्तों जो ये जलीय भाग रह जाता है, यानी ये लैंड लॉकेड जो जलीय भाग रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, यानी एक झील का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। उस झील को क्या कहते हैं दोस्तों, उस झील को क्या कहते हैं, हम लैंगून कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। यानी जब इस अंदर वाले क्षेत्र क्या है, कोई रोधिका है, यानी यहाँ पे जो गाद वगैरह मिट्टी वगैरह क्या निक्षेपण हो जाता है, तो ये क्षेत्र है वो पूरे समुद्र से जलीय भाग से टूट जाता है और यहाँ पे क्या एक झील का निर्माण हो जाता है। उस झील को हम क्या कहते हैं, लैंगून कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नॉर्वे का तट किसका अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों जो नॉर्वे का जो तट है वो फ्योर्ड तट का क्या है, उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नुनाटक निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। दोस्तों जो नुनाटक है वो हिमनदीय यानी हिमनद स्थलाकृति है एक। ठीक है दोस्तों, और नुनाटक है दोस्तों क्या कि समुद्र क्षेत्रों में जो ऐसे पथरीले क्षेत्र जो क्या है बर्फ से ढके नहीं, वो ये कोई क्षेत्र है सारा, और ये सारा क्या है यहाँ से बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन जो ये ऊपर उठा भाग है ये क्या है एक बिना यानी किसी भी बर्फ से ढका नहीं हुआ है। यानी जो बर्फीले क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र जो क्या है ऊपर उठा भाग जो क्या है बर्फ से ढका ना हो, वो क्या कहलाता है, नुनाटक। ठीक है दोस्तों, तो नुनाटक कहाँ पे बनता है, तो हिमनदीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आटाकामा मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किस निम्न में से किसने किया है। तो दोस्तों जो नदी का जो अपर्दन चक्र है उसका जो संकल्पना का प्रतिपादन है वो WM डेविस ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्लाया निम्नलिखित में से किसके कारण बने हुए गर्त हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा के द्वारा अपर्दन करके गर्त का निर्माण कर दिया जाता है उसे हम बोलते हैं प्लाया। तो क्या है, प्लाया किसके द्वारा निर्मित होते हैं, हवा के अपर्दन की क्रिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं। दोस्तों जलोढ़ पंख है वो क्या है, नदियों के निक्षेपण से निर्मित क्या है, स्थलाकृति है। तो दोस्तों जलोढ़ पंख का निर्माण कब होता है, जब नदियाँ क्या है, जब नदियाँ पहाड़ से उतरती है और जो पहाड़ी के तलीय क्षेत्र है यानी गिरिपदीय क्षेत्र है वहाँ पे क्या है जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं पहाड़ी के तलीय क्षेत्रों में क्या है जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर नदी द्वारा क्या है वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है, दोस्तों जब ये वी आकार की घाटी है वो थोड़ी और गहरी हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, हम गोरज बोलते हैं यानी गोर्ज बोलते हैं। अगर ये घाटी इतनी गहरी हो जाती है और काफ़ी तीव्र ढाल वाली होती है, संकरी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैनियन। यानी नदी की वी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे गोर्ज बोलते हैं, और ये जब बहुत ज़्यादा गहरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है। तो दोस्तों संप्राय निर्माण जो मैदानों का निर्माण है वो नदी के किस अवस्था में होता है, जीर्णावस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप है, यानी निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप कौन सा है नदी का। तो दोस्तों अगर हम बात करें
बाढ़ के मैदान की, तो ये क्या है, सॉरी नहीं है, नहीं हमसे पूछा गया है। तो बाढ़ का मैदान क्या है, नदी से निर्मित क्या है, एक नदी के निक्षेपण से निर्मित क्या है, एक स्थल रूप है। अगर बात करें प्राकृतिक तटबंध की या लेवीज की, ये भी क्या है, एक निक्षेपण से निर्मित क्या स्थलाकृति है। नदी विसर्प है दोस्तों, जब नदी क्या अपने पार्श्विक किनारों पर क्या प्रदान करती है तो क्या होता है, नदी विसर्प, यानी नदी का सांप की तरह चलना, उसे क्या बोलते हैं हम, नदी विसर्प या म्यांडर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और जलोढ़ पंख या शंकु की बात करें तो वो क्या है, जो क्या है निक्षेपण से निर्मित क्या स्थलाकृति है। तो बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध और जलोढ़ तीनों ही क्या है, निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है नदी की। लेकिन नदी विसर्प और म्यांडर है वो क्या अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। और ये हमसे क्या पूछ रहा है कि निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, नदी विसर्प या म्यांडर, या जिसे मेनांडर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चांप झील या विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं। यानी दोस्तों चांप झील का मतलब है ओक्सबो लेक, जिसे हम बोलते हैं गोखुर झील, और दोस्तों इसे हम छाड़न झील भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, छाड़न झील, यानी ये तीनों ही नाम हैं किसके, झील के। यानी जब नदी है वो अपने विसर्प लेते हुए चलती है और धीरे धीरे क्या है, नदी का जो रास्ता है वो सीधा यहाँ से हो जाता है, तो ये भाग क्या है, ये भाग क्या टूट जाता है, और यहाँ पे क्या है, एक जो गाय के खुर के आकार की क्या झील बन जाती है, जिसे हम गोखुर झील बोलते हैं या छाड़न झील कहते हैं या चांप झील कहते हैं। तो दोस्तों ये किस अवस्था में बनती है, तो दोस्तों ये मध्य मार्ग में क्या है, बनती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जब प्राकृतिक नदियाँ अपने किनारों पर क्या है, प्राकृतिक रूप से बांध बना लेती है, उन्हें हम लेवीज, और हिंदी में बोलें तो प्राकृतिक तटबंध। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार क्या कहलाता है। यानी दोस्तों जब नदी अपने मुहाने पर पहुँचती है तो एक त्रिभुजाकार क्या है, निक्षेपण कर देती है। तो ठीक है दोस्तों, यानी समुद्र के किनारे, तो उसे हम बोलते हैं डेल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बी आकार की घाटी किससे बनती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं बी आकार की घाटी है वो नदी से बनती है। अगर हम बात करें यू आकार की घाटी की तो वो क्या है, हिमनद द्वारा निर्मित क्या है, स्थलाकृति है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छाड़न झील जिसे ओक्सबो लेक कहते हैं वो है, तो दोस्तों वो समुद्र तट पर स्थित झील है या नदी डेल्टा की झील है या परित्यक्त नदी मोड़ है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ये परित्यक्त नदी मोड़ पे निर्मित क्या एक झील है। यानी दोस्तों यहाँ पे अब नदी का जब नदी अपना क्षेत्र है वो रास्ता है बदल लेती है और यहाँ पे जो अपना रास्ता है वो छोड़ देती है और यहाँ पे क्या एक अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, स्थायी झील का कह सकते हो आप, तो उसे हम बोलते हैं ओक्सबो लेक, और ये कहाँ पे नदी मोड़ पे बनती है। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति। तो दोस्तों प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ के मैदान, डेल्टा तीनों ही क्या निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है। अगर हम बात करें गोरज की तो गोरज क्या है, एक अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति कौन सी है। तो दोस्तों नदी के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है वो प्राकृतिक तटबंध है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें नदी विसर्प की और संप्राय मैदान की, जलप्रपात की, ये क्या है, अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है नदी की। और अगर हम बात करें प्राकृतिक तटबंध या लेवीज की तो ये क्या है, निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 29वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी के युवावस्था में होता है। तो दोस्तों डेल्टा है वो क्या है, जीर्णावस्था में होता है, यानी अंतिम अवस्था में होता है। अगर हम बात करें गोरज का तो गोरज का निर्माण है वो युवा अवस्था में होता है। ठीक है दोस्तों। और गोकुर और म्यांडर का जो निर्माण है वो पुरोडा अवस्था में होता है। तो ये युवा अवस्था में पूछ रहा है, तो युवा अवस्था में किसका निर्माण होगा, गोरज का। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों मरुस्थल में क्या है, जब पौनी चलती है तो अर्धचंद्राकार एक निक्षेपण बन जाता है, निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसे हम बरखान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बहते हुए जल नदी यानी बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसे मैदानों को हम किस नाम से जानते हैं, पेनी प्लेन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप तीन फलक
या पार्श्वों वाले कठोर सेलों के टुकड़े को किस नाम से जाना जाता है। यानी इस प्रकार क्या है, 3 पार्श्व वाला या किनारे वाला क्या टुकड़ा है वो फोनों के द्वारा जब अपर्दन किया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो इस प्रकार का एक सेलों का 3 फलक वाला क्या टुकड़ा रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे ड्राइकांटर बोलते हैं, डाइकांटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोएस्ट जमाव के अति वृहद क्षेत्र हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब मरुस्थलीय क्षेत्र में हवाएं चलती है और वह एक बड़े भाग में क्या है मृदा यानी मिट्टी का क्या है निक्षेपण कर देती है, तो वहाँ पे क्या है लोएस का मैदान बनता है। और दोस्तों लोएस का मैदान विश्व में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो उत्तरी चीन का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेगिस्तानी भागों में बरखानों की 2 समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिसे होकर कारवा मार्ग आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या कहलाता है। यानी दोस्तों ये क्या 2 है जो हमारे क्या है बरखान या क्या हम सकते हैं बालू का स्तूप है यानी दोहरे हैं, इनके बीच जो ये रास्ता दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाता है गासी। ठीक है दोस्तों, इसे कारवा मार्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहते हैं, जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पे किया गया है। यानी दोस्तों जब क्या होता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृदा के द्वारा क्या है एक बहुत बड़े भाग में क्या है मृदा का क्या है निक्षेपण कर दिया जाता है, यानी मिट्टी का निक्षेपण कर दिया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो किस स्थल रूप का निर्माण होता है, तो लोइस का। और लोइस है वो फ्रांस के एक अल्सास, जो फ्रांस है उसमें एक अल्सास प्रांत पड़ता है, उसका एक गांव है लोइस, उसके नाम पे ही इस जो स्थल रूप का यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में निक्षेपण से स्थलाकृति बनती है लोइस की, इसी के नाम पे क्या है इस ग्राम पे नाम ही क्या है इसका नाम लोइस रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोइस का निर्माण होता है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पवन से क्या है लोइस का मैदान है उसका निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है। दोस्तों बरखान है वो अर्धचंद्राकार रेत की टीले होते हैं, इन्हें हम बरखान कहते हैं और ये पवन के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अपर्दन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कि मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालीन झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों क्या होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब वर्षा होती है तो वहाँ पे अल्पकालीन झील का निर्माण हो जाता है और सूख जाने पर उसमें क्या है सिल्ट और नमक के निक्षेपण से बनी समस्त समतल स्थलाकृति, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अपर्दन के किस कारक द्वारा जीवगैन का निर्माण होता है। दोस्तों अपर्दन के किस कारक के द्वारा, तो यानी पवनों के द्वारा जब क्या है अपर्दन किया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो सेलें होती हैं उनका जब अपर्दन किया जाता है तो किसका निर्माण होता है जीवजैन या जीवगैन। ठीक है दोस्तों, तो ये पवन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है। तो दोस्तों गारा है वो आपको पता ही है जब ऐसे दो क्या है टीले हैं या धोरे हैं उनके बीच के जो मार्ग को हम क्या बोलते हैं कारवा या गारा बोलते हैं। और ये गारा कहाँ पे मिलेगी, हमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 41वां क्वेश्चन देखिए कि शिप का निर्माण किससे होता है। दोस्तों शिप का निर्माण है वो पवन से होता है। शिप क्या होता है, इस प्रकार जब जमाव हो जाता है जीव के आकार का मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी का, तो उसे बोलते हैं हम शिप। और ये शिप क्या है पवनों से निर्मित एक क्या है स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अफ्रीका के सारा क्षेत्र में, दोस्तों सारा है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो उसमें धूल दानव के नाम से किसे निम्न में से किसको जाना जाता है। दोस्तों जब क्या होता है सारा मरुस्थल में जब बालुका स्तूपों का खिसकाव होता है, यानी एक स्थान से ये यहाँ पे क्या है दोहरा है ये यहाँ पे खिसक गया, इस प्रकार जब क्या है बालुका स्तूप का खिसकाव होता है तो इसे हम बोलते हैं धूल दानव या डस्ट डेविल। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ड्रेमलिन क्या है। दोस्तों पहले ही आया था, ड्रेमलिन क्या है वो हिमानी के द्वारा निर्मित क्या एक स्थलाकृति है और ये क्या एक अंडाकार पर्वत है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों अभी हमने बात की थी कि जो ड्रेमलिन है वो एक अंडाकार आकृति होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रेमलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भेड़पीठ सेल
या रासमोटाने का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? दोस्तों इसका निर्माण है वो हिमनद क्षेत्रों में होता है और इसका निर्माण क्या है, वो एक हिमनदों में जो अपर्दन होता है उसके कारण क्या है, बेड पिट सेल या रास मुटाने का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, हिमनद क्षेत्रों में क्या है, बेड पिट सेल या रास मुटाने या रोस मुटाने का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, 40वां क्वेश्चन देखिए कि बेड पिट सेल या रास मुटाने का निर्माण हिमानी किस क्रिया द्वारा होता है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि अपर्दन क्रिया द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों यू आकार की घाटी है वो हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि बात करें बी आकार की घाटी तो वो नदी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है वी आकार की घाटी, जबकि यू आकार की घाटी है वो हिमानी क्षेत्रों में निर्मित यानी हिमानी द्वारा निर्मित क्या स्थलाकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोरैन क्या है दोस्तों? तो मोरैन क्या है दोस्तों, हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं, यानी दोस्तों अगर हम बात करें ये कोई नदी है, जब नदी अपने किनारे किनारे पे क्या निक्षेपण कर देती है मृदा की, तो क्या बनता है दोस्तों, क्या बनता है, प्राकृतिक तटबंध या लेवीज। इसी प्रकार दोस्तों जब जो हिमानी निर्मित क्या है नदी होती है यानी ग्लेशियर रिवर होती है, उसके जब किनारों पे जब क्या है निक्षेपण होता है तो उसे हम बोलते हैं मोरैन, और इसको हम बोलते हैं लेटरल मोरैन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो ये मोरैन कहाँ पे बनते हैं, हिमानी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से ऊपर होता है, समुद्र तल से नीचे होता है, समुद्र तल के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्या है, समुद्र तल, और इस प्रकार के ग्लेशियर्स। दोस्तों आप अभी बता सकते हैं कि हिमखंड के जो ग्लेशियर के पिंड होते हैं उनका भाग क्या है, समुद्र तल से ऊपर होता है या नीचे होता है या बराबर होता है। दोस्तों आपको सीधा ही दिख रहा है क्या होता है, समुद्र तल से क्या होता है, ये समुद्र तल है, और यहाँ पे पिंड का क्या है, ऊपरी भाग है या भाग है, तो ये क्या है, समुद्र तल से क्या होता है, ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। और दोस्तों आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन कि फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एरिट क्या है? चूना प्रदेश के पताली स्तंभ, सोई हुई भेड़ की तरह की चट्टान, उसे तो दोस्तों हम बोलते हैं भेड़ पेट शिला या रोस मुटाने, या हिमानी प्रदेशों में कंगीनुमा तेज किनारे वाली नगन चट्टानों की दीवार, या हिमनद के साथ चलने वाले शिलाखंड। तो दोस्तों एरिट क्या है दोस्तों, जब हिमानी प्रदेशों में क्या है तीक्ष्ण कटक बन जाते हैं, जैसे ऐसे दोस्तों ऐसे, और ये दोस्तों देखने पे कैसे लगते हैं, यानी कंगे नुमी तेज क्या है, तीक्ष्ण कटक बन जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं एरेट या अरेत। ठीक है दोस्तों, सॉरी, ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। और दोस्तों ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और दोस्तों आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।